आइए अब जो पहला चैप्टर है सेट्स समुच्चय, उसका जो प्रश्नावली है 1.1 उसका पहला प्रश्न है कि कौन सा समुच्चय है। यानी कि यहाँ पर 10 प्रश्न है, हमने 5 ही लिखा है चूंकि और दोबारा में अपने उत्तर का औचित्य बताइए कि आप जो भी उत्तर देने जा रहे हैं उसका क्या आपका औचित्य क्या है, कैसे आप उस निष्कर्ष पर पहुंचे। पहला है कौन सा समुच्चय है, पहले ये देखिए। सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा, जो होगा उसमें हम टिक कर देंगे। वैसे आप लिख लेंगे कि यह समुच्चय है, किस कारण से है वो भी दे देंगे, हम बताते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या ये सेट है? बिल्कुल है। हमने एग्जाम्पल में भी बताया था जो परिचय क्लास था उसमें कि जे अक्षर से कौन कौन सा ये हो सकता है, बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष का महीना कौन कौन सा हो सकता है? जनवरी, जून और जुलाई। तो ये क्या है? अच्छा, सेट की डिफिनेशन क्या है? सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यानी कि कलेक्शन है तो हाँ कलेक्शन है, वेल डिफाइंड हाँ बिल्कुल है। जो मैं आंसर दूंगा वही मेरा दोस्त देगा, वही मेरा दुश्मन देगा, सारा वही आंसर देगा, ठीक है। तो हाँ ये है, जिसमें क्लियर हो कि हाँ है तो उसी को हम सेट में रखते हैं। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या है? हाँ सेट है। क्या है? सेट है। क्यों है? क्योंकि यह वेल डिफाइंड है, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है, सुपरिभाषित, ठीक है। दूसरा कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अगर इसका कलेक्शन किया जाए तो क्या ये सेट बनेगा? चलिए, हमारे हिसाब से तो दिनकर जी बहुत अच्छे हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी अच्छे हैं, किन्हीं के लिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा बहुत अच्छे हैं, किन्हीं के लिए धर्मवीर भारती बहुत बढ़िया है। पूरे भारत में अगर हमको लिस्ट बनाने के लिए दिया जाए तो हमारे 10 कुछ और हो जाएंगे, हमारे दोस्त के 10 कुछ और हो जाएंगे, किसी और का 10 कुछ और हो जाएगा। यानी कि ठीक है 10 का कलेक्शन तो हम कर लेंगे, वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड करने का मतलब क्या? सबका आंसर वेरी कर जाएगा। ये तो हौच पौच हो गया, खिचड़ी बन गई, कोई क्लियर वेल डिफाइंड नहीं हुआ कि नहीं जो मेरे लिए सही है वही उसके लिए भी सही हो, ठीक है। ऐसा नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह है, कलेक्शन है, ठीक है, वो समुच्चय, वो सेट नहीं होगा। कलेक्शन आप रख सकते हैं बट वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए वो इस डिफिनेशन पर नहीं उतर रहा है, इसलिए क्या है? ये सेट नहीं है। लिखेंगे कि ये कलेक्शन तो है बट ये सेट नहीं होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है। चलिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सेम हाल हो गया। अब हम इंडियन है, हम नाम लेंगे MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ठीक है। वेस्ट इंडीज वाले कहेंगे नहीं भाई हम ब्रायन लारा का नाम लेंगे, हम क्रिस गेल का नाम लेंगे, हम पोलार्ड का नाम लेंगे, ठीक है, हम स्मिथ का नाम लेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले कहेंगे नहीं रिकी पोंटिंग, स्टीव वॉ, ठीक है, एरन गॉर्डन हमारे फेमस। तो सबका अलग अलग हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो लड़ाई हो जाएगी इसमें। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सेट तो हो सकता है हमारे लिए प्रश्न, लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, उसका हम यूनिवर्सलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं है। कलेक्शन है बट सेट नहीं है। सेट कब होगा? जब वेल डिफाइंड होगा, जो सबके लिए एक जैसा होगा, ठीक है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं किसी क्लास में पढ़ता हूँ तो मेरे यहाँ मुझे तो पता होगा ना कि मेरे क्लास में सभी बालकों का कलेक्शन। हाँ बिल्कुल, राम है, श्याम है, मोहन है, दीपक है, राजेश है, विनोद है, बिल्कुल है, ठीक है, हम उसका कलेक्शन कर लेंगे। तो हाँ हम लिखेंगे कि ये सेट है, यह समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित मतलब वस्तुओं या लड़कों का समूह है, ठीक है। अगला 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। हाँ बिल्कुल। अच्छा, 100 से कम अगर प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू करेंगे और 99 तक हम भी जाएंगे, मेरा दोस्त भी जाएगा, राम भी जाएगा, रहीम भी जाएगा, सब 1 से 99 तक ही इसमें लिखेंगे। नहीं लिखेंगे 100 से कम तो 99 तक। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, बिगिन विद 1, ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है। तो ये क्या है? सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है और कलेक्शन भी है, ठीक है। तो आप
देखिएगा कि हमने ये लिखा कि ये सेट है, ये नहीं है, नहीं है, ये सेट है, ये सेट है। क्यों है ये हमने ये बता दिया, आप वहां पर आंसर में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम। आइए अब पहले प्रश्न का जो छठा है उसी को आगे बढ़ाते हैं कि ये समुच्चय है या नहीं है, कौन सा समुच्चय, और समुच्चय है तो उचित बताइए कि कैसे आप उस निष्कर्ष पर पहुंचे। पहले तो उसको चेक करते हैं कि ये समुच्चय है कि नहीं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो हाँ ये सेट है। क्यों है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा जो भी उपन्यास लिखे गए वो कलेक्शन है। चलिए वो डिफिनेशन पर बैठ गया, चलिए कलेक्शन है और वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्या, गोदान गवान या जो भी होगा वो सब वही लिखेंगे। यदि कलेक्शन लिखा जाए तो सब वही लिखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि पूछा प्रेमचंद जी का और आप दिनकर जी का उसमें डाल दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है। तो लेखक प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह जो है वो सबके लिए एक ही जैसा होगा। ठीक है, वो वेल डिफाइंड है, हाँ वही चीज है। ठीक है, तो ये क्या है, सेट है। ठीक है, ये सेट है। अब अगला है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक कौन से होते हैं, पूर्णांक का है उसने, प्राकृतिक संख्या नहीं कहा। तो जैसे कि देखिए -2, -4, -6 या 2, 4, 6, इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक। तो ये सब क्या है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। हाँ ये अलग बात है कि वो इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। सभी समपूर्णांकों का जो संग्रह है वो भी क्या होगा, एक सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि भले ही वो इनफाइनाइट है, अनंत है, लेकिन है तो वेल डिफाइंड। हम भी वही लिखेंगे, आप भी वही लिखेंगे, सबको, यानी कि वेल डिफाइंड होना चाहिए और कलेक्शन होना चाहिए। कितना है इससे मतलब नहीं है, वो इनफाइनाइट हो सकता है, हमने सेट में भी बताया कि फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, लेकिन वो कलेक्शन और वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो हाँ है, तो ये भी क्या है, एक सेट है। अब है 8वां प्रश्न कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। बिल्कुल, ये जो चैप्टर 1.1 है इसमें मोटा मोटी 6 है, उसके अंदर जो भी है तो वही चीज आप भी लिखेंगे, वही चीज हम भी लिखेंगे, यानी कि करेक्शन भी है और वेल डिफाइंड भी है, फिक्स है। ठीक है, कि सब वही लिखेगा। ठीक है, तो ये है। अब देखिए विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, क्या ये सेट है, बताइए। नहीं, ये सेट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अब खतरनाक जानवर का पैरामीटर क्या है, मैन टू मैन अलग है। किसी को शेर के पास भी जाने में डर नहीं लगता है, ठीक है, और किसी को कुत्ते से भी बहुत डर लगता है। मुझे तो सांप से बहुत डर लगता है, कोई सांप को गोद में ले लेता है, हम लोग गांव में भी देखते हैं। तो ये पैरामीटर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो जब वो खतरनाक जानवरों का संग्रह बनाएगा तो उसको जिसको खतरनाक समझेगा उसको बना लेगा। तो क्या होगा कि ये फिर ये नहीं रह जाएगा, सबका आंसर वेरी कर जाएगा, सबका कलेक्शन वेरी कर जाएगा। तो फिर वो सेट कैसे हुआ, सेट क्या होता है, वेल डिफाइन होता है, वो सबके लिए एक ही। ठीक है, तो ये सेट नहीं है। ठीक है, ये सेट नहीं है। आप इसको बार बार देख लीजिएगा ताकि एक सेट का कंसेप्ट हो जाए। ये सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न कि मान लीजिए कि कोई सेट ए है, सेट का नाम है A, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स। तो रिक्त स्थानों में बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग टू भरिए। हमने बताया था परिचय क्लास में ही कि बिलोंग टू, यदि आप पूछता है कि 5 ए से बिलोंग करता है, देखिए 5 है ना इसमें, हाँ बिलोंग करता है, तो 5 बिलोंग्स टू ए। 8 बिलोंग टू ए और नॉट, 8 तो है नहीं इसमें, तो हम लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर है ना, 8 है इसमें नहीं है ना, इससे संबंधित ही नहीं है वो, इसका परिवार का वो हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, 0 बिलोंग्स टू ए और डज नॉट बिलोंग टू ए,
तो अब देखिए 0 है क्या, नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, 4 यस 4 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 10 है, 10 तो है ही नहीं, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये तो बहुत आसान था, आप इसको देख लेंगे। और कुछ हम आगे प्रश्नों को देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। यानी कि जो भी सेट दिए गए हैं ये किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसको बदलना किसमें है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कहता है कि ए जो है x का एक सेट है जहां x एक पूर्णांक है। ठीक है, ए जो है वो x का सेट है, चलिए ठीक है, x एक पूर्णांक है, क्या है, इंटीजर है। लेकिन कैसा इंटीजर है x, एक कंडीशन डाल दिया है यहाँ पे कि x जो है वो -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है। देखिए ये बड़ा का साइन है x की तरफ, यानी कि x बड़ा है किससे, -3 से, और छोटा किससे है, 7 से। तो -3 से बड़ा तो -2, -1, फिर 0, 1 2 3 4 5 6। इसी को तो रोस्टर फॉर्म बोलते हैं कि सिंपली 2 ब्रैकेट के बीच में रख देना। ठीक है, अब देखिए कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, कह रहा है कि x का एक सेट है जहां x एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, और कंडीशन भी एक डाल दिया है कि x जो है वो -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ा -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, और 7 से छोटा है, लेकिन तो 6 तक जाके ही हम क्या हुए, रुक गए। तो a बराबर इतना का ये सेट हो गया। यदि ये रोस्टर फॉर्म, इसी को ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये आपको रोस्टर फॉर्म में। दूसरा देखिए कि b x का एक सेट है जहां x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या, ये तो और आसान हो गया। तो b बराबर हो जाएगा 6 से कम नेचुरल नंबर, तो सीधी बात है 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसी को आप नीचे लिखेंगे, ठीक है, हम साइड में लिख रहे हैं। तीसरा है कि c जो है x का एक सेट है जहां x जो है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी 2 अंक का ऐसा मतलब संख्या है 2 अंकों का कि जिसके अंकों का योगफल कितना होता है, 8 होता है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि 8 कब कब आता है। 8 आता है, जैसे ले लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में 0 जोड़ेंगे तब आएगा 8, 7 में 1, 6 में 2, 5 में 3, 4 में 4, 3 में 5, 2 में 6 और 1 में 7। ठीक है, यही तरीके हैं जिसके द्वारा 2 अंकों से 8 आ सकता है। ठीक है, देखिए 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 0 8। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि c बराबर, हल लिख लीजिएगा, c बराबर, चलिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 17 26 35 44 53 62 71 और 80, और इसको बंद कर देंगे। यही क्या हो गया, सी वाले का रोस्टर फॉर्म हो गया। चलिए आगे है डी में कि डी जो है x का एक सेट है जहां x जो है एलिमेंट वो एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। यानी कि एक ऐसी अभाज्य संख्या है कंडीशन, लेकिन वो 60 की भाजक भी होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए 60 का भाजक कौन कौन हो सकता है। 2 तरीका है, एक तो फैक्टर निकाल लेते हैं, जैसे 60 को कौन कौन सी संख्या काटती है, पहले चलिए पूरा लिख लेते हैं, थोड़ा सीख भी लेंगे। 1 काटती है, 2 से 60 कटता है, 3 20 3 60, ठीक है, 4 5 6 7 नहीं 8 नहीं 10 12 15 20
30 और 60, ठीक है, ठीक है, इतनी संख्या 60 को काटती है, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड यदि निकाले तब भी देख लीजिए, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, यानी 2 2 3 5। अब इन सब में देखिए क्या, चलिए इसी पे पहले देखते हैं कि x जो है वो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है, सो देख लीजिए, 2 है, 3 है, 5 है, 6 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 60, यानी कि 2 3 और 5 ही है। इसमें भी देखिए 2 3 और 5 ही आया है। कहने का मतलब क्या है कि dx का एक ऐसा सेट है जहां x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक भी है। तो 60 की भाजक तो ये सभी है, लेकिन अभाज्य संख्या उसमें से 2 3 और 5 ही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि d बराबर 2 3 और 5, कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए ई का, ई बराबर है ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इसमें सभी अक्षरों का समुच्चय है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए ई बराबर लिख लेंगे टी, चलिए टी कॉमा, चूंकि इसमें अवयव को अलग अलग कॉमा से करना होता है, ये तो एक साथ है, लेकिन हम जब एलिमेंट लिखेंगे तो सबको कॉमा देके अलग करेंगे। आर लिखेंगे, आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, ओ फिर दोबारा तो लिखना नहीं होता है, हमने पहले ही बता दिया कि कोई भी एलिमेंट जो है एक ही बार आएगा, भले ही वो मूल इसमें कितना भी बार हो, उससे मतलब नहीं है। जब हम उसको सेट में लिखेंगे या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको एक ही बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। तो ओ तो हो गया, ठीक है। एम, हाँ चलिए एम नया है। ई नहीं है कहीं, चलिए ई डाल देते हैं। टी तो ऑलरेडी आ गया, चलिए आर ऑलरेडी आ गया। वाई नहीं आया, तो यही क्या हुआ, इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, इसका ये रोस्टर फॉर्म हो गया। यानी इसमें कुछ करना नहीं था, इसके सारे अक्षरों को लिख देना था, खाली रिपीट वाले को एक ही बार लिखना था, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए छठे का कि f बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह, तो इसमें भी सेम काम करना है। f बराबर b, अब की बार कॉमा देंगे क्योंकि अभी हम सेट पे लिख रहे हैं। e t, डबल टी है तो एक ही टी, फिर e नहीं दे सकते हैं क्योंकि e ऑलरेडी हम ले चुके हैं, और क्या यही क्या हो जाएगा आपका। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था सेट को, ठीक है। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये हुआ, रोस्टर फॉर्म। आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, खुद से भी अभ्यास करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब की बार इसको क्या किया कि रोस्टर फॉर्म में दे दिया। ये अलग बात है कि इसमें नाम नहीं दिया, बट ये रोस्टर फॉर्म में ही है, दो पहले ब्रैकेट के अंदर है, तो ये किसमें है, रोस्टर फॉर्म में है, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। यानी पिछला क्वेश्चन का जस्ट उल्टा करना है इसमें। उसमें रोस्टर में दिया था, सेट बिल्डर में ले जाना था। अब की बार सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में दे दिया और सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। तो चलिए इसको कोई नाम दे देते हैं, चलिए कि ए जो है वो x का कोई सेट है, जहां x क्या है, आप कंडीशन डालते हैं। x क्या है देखिए तो 3 6 9 12, ठीक है, यानी कि x बराबर क्या है 3n हो सकता है, बिल्कुल 3n का ही रूप है, लेकिन n लिमिट है। फिर कंडीशन है n क्या है, लिमिट है, ठीक है, लिमिट क्या है, एंड n जो है वो 1 के बराबर या बड़ा है x, n जो है 1 से बड़ा या बराबर है, यानी एक देखिए 3
अगर n बराबर हम देखिए यहाँ पर n बराबर यदि 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 होता, यदि 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 होता, यदि 3 रखते हैं n बराबर तो 3 तिहाई 9 होता, और यदि 4 रखते हैं तो 3 चौक 12 होता। ठीक है, यही होता। तो n को हम कितना तक रख सकते हैं? 1 से 4 तक ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा हम रख नहीं सकते। ठीक है, 3n का रूप है, मान लिए हम कि n बराबर 1 तो 3 एकम 3, 2 तो 3 2 ऐसे करते। लेकिन n को तो हमको लिमिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये लिमिटलेस तो है नहीं, इनफाइनाइट तो है नहीं। तो n को लिमिट करते हैं कि n 1 से 4 तक ही। देखिए तो n जो है वो 1 से बड़ा या बराबर है, तो 1 से बड़ा या बराबर है। बराबर मतलब क्या, ये भी आ गया, शामिल हो गया। बराबर जब भी हम लिख देते हैं तो ये भी 1 भी आ गया उसमें। और क्या है ये 4 से छोटा है और बराबर है, यानी क्या n जो है 1 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या बराबर है। इससे क्या हुआ देखिए, अब एक n का वैल्यू क्या हो गया पता है, यही हो गया सेम। n बराबर हम 1 2 3 4 लिख सकते हैं। ठीक है, n बराबर 1 था तो बराबर 1, और n इससे भी बड़ा फिर जाता है तो 2 3 आ गया, फिर 4 के भी बराबर है और 4 से बाकी सब छोटा है तो हो गया। इसका कंडीशन ये फुलफिल कर दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a जो है x का एक सेट है जहां x जो है 3n का रूप है, और n जो है 1 से बड़ा और बराबर है और 4 से छोटा बराबर है। ठीक है, चलिए दूसरे पर आते हैं। इसको b नाम दे देते हैं, इसमें नामकरण नहीं किया, चलिए नामकरण करने का मौका हम ही को दिया गया तो नाम हम रख लेते हैं। b जो है x का एक सेट है जहां x क्या है 2 4 अच्छा 6 नहीं है 8 है, तो इसका 2 4 8 और फिर 16, यानी कि 2 का पावर बढ़ता जा रहा है। देखिए 2 का पावर 1 तो 2, 2 का पावर 2 तो 2 दूनी 4, 2 का पावर 3 तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 का पावर 4 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि यही आ रहा है, यानी कि 2 का पावर 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x जो है वो बराबर है 2 का पावर n के, 2 का पावर n, अब की बात 2n नहीं 2 का पावर n देंगे। ठीक है, हाँ यही 2 4 6 8 रहता है ऐसे करके तब हम 2n देते हैं, लेकिन 2 4 8 16 32 ऐसे है तो 2 का पावर है। लेकिन n एंड और n को तो हमको लिमिट करना पड़ेगा, कहां तक, 1 2 एकम दे 2 1 पावर 1 से। चलिए तो n जो है 1 के बराबर बड़ा या बराबर है, और देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 5 देखिए पावर 1 2 3 4 5 और 5 के से छोटा या बराबर है। ठीक है, क्लियर है। जैसे देखिए बताया था ना यहाँ तक, तो 2 का पावर 5 क्या हो जाता 32 हो जाता, तो यानी कि 5 के बराबर या 5 से छोटा तक ही n लाई करता है। ठीक है, उतना ही के बीच में लाई करता है 1 से लेकर 5 तक की। चलिए अब इसको देखते हैं कि c बराबर, c एक x का सेट है जहां x क्या है, इसका फॉर्म देखते हैं 5 25 125, फिर ये 5n के ही फॉर्म में है, एंड कितना तक लाई करता है 1 2 3 4 तक। तो एक n जो है वो 1 से बड़ा या बराबर है और 4 से 1 2 3 4 हाँ 4 से छोटा या बराबर है, और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं इसको? ये देखिए हम इसमें क्या क्या ले सकते थे कि 5 का पावर 1 ले सकते थे, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 और 5 का पावर 4, यही ना था ये। 5 का पावर 1 तो 5, 5 का पावर 2 यानी 25, 5 का पावर 3 5 5 25 25 125। ठीक है, और 5 का पावर 4 यानी कि 625। तो हम क्या n की वैल्यू ऊपर है, घात यही सब n है, तो n हम क्या ले सकते थे 1 से 4 तक ही। ठीक है, तो हम लिख सकते थे ना कि ये n जो है वो 1 से बड़ा और बराबर है और 4 से छोटा और बराबर है। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आइए इसको d मान लेते हैं। d जो है x का एक सेट है जहां x क्या है 2 4 6 यानी 2 4 6 8 ऐसे करके चला जा रहा है,
तो हम लिख सकते हैं कि 2n का फॉर्म है, जहां n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो x बराबर क्या है, 2n है, ठीक है, जहां, ठीक है, एंड n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि 2n का रूप है ना जी, अगर n बराबर 1 ले लेते तो 2 4, फिर 2 लेते तो 4, 3 लेते तो 6, 4 लेते तो 8, ऐसे करके। और चूंकि ये इनफाइनाइट कर दिया इसलिए हमने लिख दिया कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर लिखना इसलिए जरूरी था कि कहीं वो इंटीजर कर दे, अगर n बराबर इंटीजर भी तो हो सकता था, ठीक है। तो -1 तो लेना नहीं है, सब पॉजिटिव है, चूंकि नेचुरल नंबर सब पॉजिटिव में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल, वैसे इसको एक चीज और लिखा जा सकता था कि x जो है वो सम है ना, ये इवन नेचुरल नंबर है, सीधे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर है, सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। लेकिन चलिए इससे भी काम चलेगा। आगे देखते हैं 1 4 9, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो ये जो है x का एक सेट है जहां x बराबर क्या है, मान के चलिए n है, तो n का क्या है, स्क्वायर, n के स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए स्क्वायर फॉर्म में देख लिए। अब n को तो लिमिट करना होगा 1 से कहां तक, 1 से 10 तक में, क्योंकि 10 का स्क्वायर लास्ट में दिया हुआ है और शुरू में 1 का है। तो एंड n जो है वो 1 से बड़ा और बराबर है, ठीक है, और 10 से छोटा और बराबर है, हो गया क्लियर। तो ऐसे करके आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, कोशिश करेंगे हम जवाब देने का, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए 5th क्वेश्चन जो है, समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध क्या करना है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो इसको सारणिक रूप में, यानी कि रोस्टर टाइप से इसको लिख देना है, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए, इसको सीधे सूचीबद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है, ये x का एक सेट है जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, विषम, विषम मतलब क्या, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। विषम है तो विषम है, प्राकृत संख्या तो प्राकृत संख्या तो स्टार्ट ही होती है 1 से। तो ये सब क्या है, विषम प्राकृत संख्या है, तो इसको हमने क्या कर दिया, सूचीबद्ध कर दिया। चलिए दूसरा देखिए, b है x का एक सेट है जहां x एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, तो जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। चलिए थोड़ा सा नंबर लाइन को याद कीजिए, यहाँ 0 होता था, 1 2 3 4 5 एंड सब जहां तक जाएगा, इधर -1 -2 -3 और जहां तक जाएगा, ठीक है। अब ये -1/2 कहां लाई करेगा, -1/2 एक्चुअली 0 और 1 के बीच में लाई करता है, -1/2, यानी कि इसके और इसके बीच में। 9/2 मतलब क्या, 4.5, 9/2 मतलब क्या, 4.5। तो 4.5 कहां लाई करेगा, यहां पर करेगा, यानी कि यहां पर क्या लाई करेगा, 9/2 करेगा, ठीक है। अब कहता है कि b जो है x का एक सेट है जहां x एक पूर्णांक है। देखिए हमको ये तो परिमेय संख्या में आ गया ना, हमको पूर्णांक लेना है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच के पूर्णांक लेने हैं, क्यों, क्योंकि x जो है वो इतना से बड़ा है और इतना से छोटा है, ठीक है, एंड इसके बीच ही लाई करेगा। तो पूर्णांक कौन से है इसमें, देखिए पूर्णांक 0 से है, क्योंकि इसके बीच में जो भी होगा वो सब परिमेय अपरिमेय का चक्कर हो जाएगा उसमें। पूर्णांक ये है, ठीक है, 0, तो यहां क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 और 4,
क्यों? क्योंकि 4 के बाद तो फिर यही आ जाता है, तो फिर ठीक है। और इसके अंदर ही लेना है, चूंकि ये 4.5 से छोटा ही है x, तो 4 तक ही हम लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये -1/2 से बड़ा था x, -1/2 से बड़ा है x, और 4.5 यानी 9/2 से छोटा है। तो ठीक है, उसके बीच में यही पूर्णांक लाई करेगा, इंटीजर यही होगा। ठीक है, चलिए तीसरा है कि C जो है x का एक सेट है जहां x एक पूर्णांक है, और कंडीशन क्या है कि x² जो है वो 4 से छोटा या बराबर है। देखिए x² 4 से छोटा है या बराबर है, ये कैसे टेस्ट करेंगे? तो इसके लिए थोड़ा सा आप कर सकते हैं। चलिए x² बराबर 4 रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, बराबर में भी है तो बराबर में भी रख लिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ±√4। यही ना पढ़े कि x² = 4, देन x = ±√4। ये क्या हो जाता है, +-2। +-2 का मतलब क्या है, ये कहां से कहां तक लाई करेगा? ठीक है, ये -2 से 2 तक लाई करेगा, +2 तक। ठीक है, यहां तक लाई करेगा। तो उसके बीच हम यही लिख देंगे कि -2, ठीक है, -1, 0, 1, 2, यही होगा। अब देखिए क्यों, इन सब का यदि आप, अच्छा इन सब को यदि x मानिए, ठीक है, और उसका यदि स्क्वायर कीजिए, तो वो सब या 4 से छोटा ही आएगा या 4 के बराबर तक ही जा सकता है। जैसे -2 का स्क्वायर 4, तो चलिए बराबर 4 तो कहता है, ये भी ठीक है हमारा। -1 का स्क्वायर 1, तो चलिए वो 4 से छोटा ही है, चलिए ये भी सही है। 0 का स्क्वायर 0, वो भी 4 से क्या है, छोटा ही है, चलिए वो भी चलेगा। 1 का स्क्वायर 1, वो भी 4 से छोटा ही है। और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 के बराबर भी तो है। यही सारे जो इंटीजर होंगे वो क्या होगा, इस कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, तो C x का एक सेट है जहां x क्या है, एक पूर्णांक है, और x² जो है वो 4 से छोटा या बराबर है। ठीक है, आगे देखिए D क्या, कि D x का एक सेट है जहां x जो है वो क्या है, लोयल शब्द का एक अक्षर है। लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो सिंपल है, L O Y A, L दोबारा नहीं लेंगे, हो गया। क्योंकि दोबारा तो लिखना नहीं है किसी अक्षर को, एक ही बार लिखना है, तो हो गया। E में कहता है कि E जो है x का एक सेट है जहां x क्या है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। वाह क्या बात, 31 दिन नहीं होते हैं। अच्छा, किन किन महीनों में 31 दिन नहीं होता है? हम लोगों को तो बच्चा में पढ़ाया गया था सर जी के द्वारा कि जो ही उभार पर आ जाए वो सब 31वां महीना होता है, और बाकी सब उससे नीचे का होता है, यानी कि 30 का, 29, 28 जो भी हो वो अलग बात है। तो जनवरी तो 31वां होता है, जो भी उस उभार पर आया वो 31वां होता है। ठीक है, तो जनवरी तो लिखेंगे नहीं, हाँ फरवरी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए फरवरी। मार्च भी नहीं लिख सकते हैं, अप्रैल लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रैल लिख लीजिए। मई नहीं लिख सकते हैं, जून लिख सकते हैं। जुलाई नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये उभार पड़ा रहा है। ठीक है, फिर से आ जाए रिपीट। अगस्त भी नहीं लिख सकते हैं, ये भी 31वां हो जाएगा। सितंबर डायरेक्ट लिखेंगे, SEPT सितंबर। फिर अक्टूबर नहीं लिख सकते हैं, फिर नवंबर लिख सकते हैं। ठीक है, नवंबर, यानी कि फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये क्या होंगे, ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, यानी कहता भी है कि ये जो है x का एक ऐसा सेट है जहां x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। याद रखिएगा, ये मत आप लिख लीजिएगा कि जिसमें 31 दिन होता है उसको लिख लीजिएगा, नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही 5 महीने हैं। F में आइए कि F जो है x का एक सेट है जहां
देखिए जहां से ये सेमीकोलन है वहां पर जहां शब्द का प्रयोग करें। जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, जो के से पहले आता है, तो ठीक है, बिल्कुल आता है। ए तो वॉवेल है तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि व्यंजन हमको टेस्ट करना है और के से पहले दो चीज टेस्ट करना है। बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ई नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ई वॉवेल है। एफ लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, आई नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आई फिर वॉवेल है। जे लिख सकते हैं, यही हो गया। और अंदर के जो भी आप एलिमेंट्स लिखेंगे वो स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर खासकर अंग्रेजी अल्फाबेट में, हाँ जहाँ दिया हुआ है वो वहाँ आप लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ नहीं दिया हुआ है वहाँ आप अपने मन से स्मॉल में लिखेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आइए चैप्टर 1.1 चैप्टर 1.1 जो 11th क्लास का था, उसका ये अंतिम क्वेश्चन है कि रोस्टर रूप और इधर सेट बिल्डर रूप दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन किसका है, आप उसको मैचिंग कराइए, मिलान कीजिए, मैच कराइए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा ये भी है कि जो सबसे पहले आपको आता है उसका मिलान कर लीजिए। यहाँ देखिए कि मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर क्या है, एम ए टी एच ई, एम ए टी एच ई हो गया। एम दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, तो ठीक है। आई सी एस यानी किसका है ये, तीसरा जो है वो डी का है। चलिए ठीक है, ये तो हमको आ गया। अब देखिए पहले का 1 2 3 6, चलिए इधर से मिलाते हैं कि x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अच्छा 6 की भाजक क्या क्या है, देखिए तो 6 का गुणनखंड क्या होता है 1 2 3 और 6, 1 से भी 6 में भाग लगता है, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, यानी कि 6 के गुणनखंड कितने हैं 1 2 3 6, ये चारों है। लेकिन ए में कहता क्या है कि एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। इसमें अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या 2 है और 3 है। 2 अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि 2 1 से और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करता है। और 2 के बारे में एक खास बात जान लीजिए, एक ऐसी एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम भी है, यानी कि इवन नंबर भी है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या तो 2 और 3, तो 2 और 3 देखिए यहाँ है, इसलिए इसका मिलान हम इसके साथ कर देंगे। देखिए एक अभाज्य संख्या है तो चलिए दोनों अभाज्य है, और 6 की भाजक है, हाँ दोनों 6 की भाजक भी है, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी कि ओड नंबर है 10 से कम। तो 10 से कम चलिए कौन कौन विषम है, 1 है, 3 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, ठीक है, 10 से कम है। तो ये तो इसका मिलान हम किसके साथ कर देंगे, इसके साथ। लास्टली बचा ये, तो ये तो इसका ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं कि एक से प्राकृत संख्या है। चलिए प्राकृत संख्या तो है 1 2 3 4 1 2 3 6, चूंकि इसमें माइनस नहीं है तो प्राकृत संख्या है, ठीक है। और 6 की भाजक भी है, तो 1 2 3 6, ये चारों 6 की भाजक है, हाँ हम तो यही पहले ही निकाले थे, ये 6 की भाजक है। इसमें प्राकृत संख्या दिया है इसलिए ये सब ले सकते हैं, इसमें अभाज्य दिया था इसलिए केवल 2 और 3 हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो पहला था इंट्रोडक्टरी चैप्टर सॉल्व करने का वो 1.1 था, और इसको हमने देखा। आप इस चैप्टर को 2 बार कम से कम आप इसको देखिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जहां दिक्कत हो वहां पर वीडियो को देखिएगा और आपका एक बेस बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेट थ्योरी पर ही और सेट पर ही सारी कहानी है। रिलेशन फंक्शन जाइए या 12th में भी तो लगभग सारे चैप्टर इसी पर बेस्ड होते हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो थैंक यू।